हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी तैयारी। 6 घंटे तक राफेल ने हिंद महासागर में दिखाई अपनी ताकत, बता दिया चाइना को कि हम तुमसे कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ फिर एक बार विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कर दी अपनी फजीहत और विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दे दिया है बयानबाजी। बताएंगे दोस्तों, और उनके कार्यक्रम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद भी उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ उन खालिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने अगला नंबर मोदी का जैसा धमकी दिया है दोस्तों। इसके बावजूद भी राहुल गांधी देखते रह गए। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री दहल, तो उधर काठमांडू पहुंचा चीन का बड़ा नेता। आखिर क्या है ड्रैगन का बड़ा प्लान? और दोस्तों आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण खबर बताएंगे, जहां पर आज रात 12 बजे से ही बदल गए ये सारे नियम। अगर नहीं पता तो होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते थे, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। 6 घंटे तक राफेल ने हिंद महासागर में दिखाई अपनी ताकत। जी हाँ, हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते मंसूबों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने 6 घंटों तक हिंद महासागर के ऊपर एक रणनीतिक अभियान पूरा किया, और इस दौरान विमानों ने लंबी दूरी वाली लड़ाकू क्षमताओं को प्रदर्शित किया। अभियान की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़ाकू विमानों ने पूर्वी सेक्टर में हासीमारा वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी और विभिन्न युद्धाभ्यास तथा कई अभियान पूरे किए और इच्छित परिणाम पाने के उपरांत अड्डे पर लौट आए। भारतीय वायुसेना ने ऐसे वक्त में इस अभियान को अंजाम दिया है जब चाइना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिसे भारतीय नौसेना का बैकयार्ड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल भारतीय सेनाओं ने यानी वायुसेना ने राफेल का दमखम दिखाते हुए हिंद महासागर में चाइना को बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम तुमसे कम नहीं, तुम डाल डाल तो हम पात पात। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय वायुसेना को इसके लिए थैंक यू जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से राहुल का सरकार पर कटाक्ष। कहा पीएम मोदी को लगता है वे सब जानते हैं, वे भगवान को भी सिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, और उनके कार्यक्रम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और अगला नंबर मोदी का जैसा धमकी भी दिया गया है। बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान खालिस्तानी समर्थकों का भी सामना करना पड़ा। बुधवार को वो सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, तभी हॉल में बैठे खालिस्तानी समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने हवा में खालिस्तानी झंडे लहराए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जवाब में राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान। आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके राहुल गांधी और पीएम मोदी को धमकी दी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका में बसा मोस्ट वांटेड आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू वीडियो में कहता है कि राहुल गांधी अमेरिका में जहां भी जाएंगे खालिस्तानी उनके सामने खड़े होंगे। वो कहता है कि 22 जून की अगली बारी पीएम मोदी की है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण में जब खालिस्तानी खड़े होकर के खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और पंजाब को खालिस्तानी राज्य बनाने की मांग करने लगे, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा है हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और ऐसे में दोस्तों उनसे जवाब नहीं दिया गया उन खालिस्तानियों को, और ऊपर से मुस्कुराने और लगे। और लेकिन दोस्तों दूसरों को हम या भारत के लोग क्या ही कुछ कहे जब अपने घर में ही आटा गीला हो। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने वहां जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बुराइयां की है दोस्तों, और भारत के आंतरिक मसलों को बाहर से जाकर के बोलने का जो प्रयास किया है, वो वास्तव में ये दर्शाता है कि राहुल गांधी को इतनी जानकारी नहीं कि घर की बात घर में होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका से ये कहा है कि पीएम मोदी को लगता है कि वे सब जानते हैं, वे भगवान को भी सिखा सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, वे भगवान को भी चीजें सिखा सकते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी बात की। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में कार्यक्रम में गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में राजनीति के सभी उपकरणों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया कि ऐतिहासिक रूप से राजनीति में इस्तेमाल होने वाले सामान उपकरण अब काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को धमका रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जिन
सभी साधनों की आवश्यकता थी वे सभी भाजपा आरएसएस द्वारा नियंत्रित थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा को उनके द्वारा रोकने की कोशिश की गई, तब भी हम नहीं रुके। जबकि दोस्तों हर भारतीय ये गवाह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी प्रकार से कोई विघ्न नहीं डाला गया था, बल्कि बिल्कुल स्मूथली उनका वो यात्रा चली थी। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पीएम मोदी को अगर भगवान के सामने भी बैठा देंगे तो भी वो भगवान को ही बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बनाना है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विदेशों में जाकर के भारत के आंतरिक मसलों को वहां से बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं, और राहुल गांधी ने जो यह किया है वास्तव में ये एक नेता का कर्तव्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो भारत के आंतरिक मसलों को बाहर जाके उठाए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की गई है दोस्तों, और खालिस्तानियों को जवाब नहीं दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है कमेंट में। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज इतना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय और जवाब दे सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री तो काठमांडू पहुंच गया चीन का बड़ा नेता। आखिर क्या है ड्रैगन का प्लान, बता दें। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड बुधवार को 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी जी से होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का यह चौथा भारतीय दौरा है। ऐसे वक्त में जब नेपाली पीएम दहल 4 दिनों के लिए काठमांडू से निकल चुके हैं और भारत पहुंच भी चुके हैं, लेकिन ठीक उसी दिन मंगलवार शाम को चीन के बड़े नेता नेपाल पहुंच गए। जी हां, द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ सीपीएन माओवादी केंद्र के निमंत्रण पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सिचुआन प्रांत के सचिव वांग शियाओ हुई मंगलवार शाम काठमांडू पहुंचे। वांग शियाओ हुई पिछले साल सितंबर में पुष्प कमल दहल सरकार के गठन के बाद काठमांडू जाने वाले वरिष्ठ सीपीसी नेताओं में शामिल हैं। सियाओ हुई इससे पहले सीपीसी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष थे, जिसे सीसीपी का प्रोपेगेंडा विभाग भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों आखिर प्रचंड का भारत पहुंचना और चाइना का नेपाल पहुंचना आपको क्या दर्शाता है दोस्तों? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन पर चीन का आया रिएक्शन। जमकर की भारत की और भारत के नए संसद की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नई संसद का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी समेत 19 से ज्यादा विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न करवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर चाइना की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है। तकरीबन हर बार भारत की बुराई करने वाला चाइना नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम की तारीफ कर रहा है। चाइना की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में कहा है कि हम नैतिक और भावनात्मक रूप से भारत के विऔपनिवेशीकरण का समर्थन करते हैं। लेख में लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान लगभग 1 सदी पहले बनी पुरानी संसद को संग्रहालय में बदला जाएगा। नई इमारत को मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की मुख्य परियोजना माना जाता है। उस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजधानी को औपनिवेशिक युग के निशान से मुक्त करना है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि नई संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का गवाह बनेगी। जी हाँ, ऐसे में चाइना ने भी इसका समर्थन किया और कहा है कि हम इसका जमकर समर्थन करते हैं। जो हुआ बिल्कुल सही किया गया है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत के तेजस लड़ाकू विमान का दीवाना हुआ अफ्रीकी देश खरीदने के लिए कर रहा बातचीत। जी हां, अफ्रीकी देश बोत्सवाना भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए बोत्सवाना डिफेंस फोर्स के अधिकारी तेजस का निर्माण करने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं। बोत्सवाना तेजी से विकसित हो रहे भारत के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी सेना को अत्याधुनिक बना सके। अभी तक अफ्रीकी देश तुर्की, चाइना और रशिया के बड़े रक्षा खरीदार बने हुए हैं। ऐसे में तेजस लड़ाकू विमानों की डील फाइनल होने से भारत को अफ्रीका में एक नया बाजार मिल सकेगा। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीकी देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। बोत्सवाना भी भारत की तरह ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। इसे ब्रिटिश राज से आजादी 30 सितंबर 1960 को मिली थी। बोत्सवाना 2013 से अपने पुराने लड़ाकू विमान के बेड़े को बदलने की कोशिश कर रहा है। बोत्सवाना डिफेंस फोर्स वर्तमान में 1996 में कनाडा से मिले लगभग 3 नॉर्थॉप कैनाडेयर CF-5D फाइटर ट्रेनर विमान और 10 की संख्या में CF-5A फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का परिणाम है। ये विमान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और
और कटिंग एज तकनीक को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तेजस लड़ाकू विमान खरीदने में बोत्सवाना की रुचि ये दिखाता है कि वो अपनी वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अब लगातार भारत अपने हथियारों के साथ साथ अब एयरक्राफ्ट का भी निर्यात कर रहा है। अगर आप भी खुश और मानते हैं कि वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुका है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों का जोरदार झटका, जन्म संग्रह कार्यक्रम हुआ रद्द। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस को बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सिडनी मैसोनेटिक सेंटर में 4 जून को आयोजित होने वाले खालिस्तान जन्म संग्रह योजना को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिडनी मैसोनिक सेंटर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी से मिले सैकड़ों शिकायतों के बाद इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में आए दिन खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इन खालिस्तानियों ने कई बार मंदिरों पर हमले किए और भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खालिस्तान समर्थक रैलियों को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी। दी ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के अनुसार सिडनी मैसोनिक सेंटर के एक प्रवक्ता ने बताया है कि मैसोनिक सेंटर ने कल सुबह इस बुकिंग को रद्द कर दिया है क्योंकि ये अपनाई गई मैसोनिक नीति के विरोध में है। मैसोनिक कर्मचारियों, संपत्तियों और सदस्य लोगों के लिए जोखिम के कारण इसे व्यवहारिक रूप से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम बुकिंग के समय इस खालिस्तानी इवेंट की प्रकृति को समझ नहीं पाए। हालांकि बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि सिडनी मैसोनिक सेंटर किसी भी घटना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है जो संभावित रूप से समुदाय को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया यात्रा सफल होता नजर आ रहा है और मोदी जी की साख पूरे विश्व में जिस प्रकार से होती जा रही है ये वास्तव में इफेक्टिव भी होता नजर आ रहा है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इमरान खान विवाद पर संविधान का पालन करे पाकिस्तान तब देंगे लोन। जी हां, IMF की 2 टुक पर बौखलाए शहबाज शरीफ। बता दें डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। IMF ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान देश में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता को संविधान के मुताबिक दूर करे तभी उसे लोन मिलेगा। माना यह जा रहा है कि IMF का इशारा इमरान खान विवाद पर था। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि जबरन उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। IMF के इस बयान पर पाकिस्तान सरकार बौखला गई है और उसने इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। पाकिस्तान और IMF के बीच ये विवाद तब भड़का है जब शहबाज सरकार को मात्र 10 दिन के अंदर बजट पेश करना है। कई बार की बातचीत के बाद भी अभी तक लोन को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद IMF के MD से बात की है लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा है। IMF के बयान पर पाकिस्तान की वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस पाशा ने बुधवार को कहा कि IMF का बयान देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें जहां पाकिस्तान आज के बाद कभी भी हो सकता है दिवालिया। डिफॉल्ट होने के बाद कैसे होंगे उसके हालात बता दें। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भयावह आर्थिक संकट, सामाजिक संकट पाकिस्तानियों का इंतजार कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप भोजन, दवाओं, ईंधन समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और सरकार के लिए रोजमर्रा की अत्यंत जरूरी सामान खरीदना असंभव हो जाएगा क्योंकि देश के पास नकदी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते हैं कि चुनावी साल में वो एक लोकप्रिय बजट पेश करे लेकिन ऐसा होना असंभव सरीखा है क्योंकि IMF पहले ही अपनी कड़ी शर्तों के साथ अड़ा हुआ है दोस्तों। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान आज के बाद कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां 7500 सैनिक, 1000 गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान। रशिया के नजदीक नाटो का महायुद्ध अभ्यास। जी हां, नाटो ने रशिया की सीमा के करीब एक महाविनाशक युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास में नाटो के 14 देश भाग ले रहे हैं। आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 नाम का यह युद्धाभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया है। फिनलैंड नाटो का नया सदस्य है जिसकी सीमा रशिया से मिलती है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों के 7500 सैनिक, 1000 से अधिक गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसे फिनलैंड में आयोजित अब तक की सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन फिनलैंड के रोवा जार्वी में किया जा रहा है। ये यूरोप का सबसे बड़ा तोपखाना प्रशिक्षण मैदान भी है। यहाँ से रूसी सीमा की दूसरी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहाँ रशिया से जुड़ी ही खबर, जहाँ जर्मनी का मॉस्को पर बड़ा पलटवार, 5 में से 4 रूसी वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का दिया आदेश। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध के चलते अमेरिका और कई पश्चिमी देश खुलकर मॉस्को की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं इस संघर्ष में कीव को आर्थिक और सैन्य मदद भी कर रहे हैं। इस
बीच रशिया ने जर्मन दूतावास और संबंधित निकायों में कर्मचारियों की संख्या की सीमा निर्धारित करने की बात कही है। वहीं जवाब में जर्मनी ने भी रशिया के 5 में 4 वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का फैसला ले लिया है। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर बर्गर ने बर्लिन में संवाददाताओं से कहा कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच कर्मियों और ढांचों में समानता लाना है। रूसी सरकार ने हाल ही में कहा था कि सांस्कृतिक निकायों और स्कूलों में काम करने वाले लोगों सहित जर्मन सरकारी अधिकारी 350 की ऊपरी सीमा में रशिया में रह सकते हैं। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां जंगल में छोड़े जाएंगे 7 और चीते, तारीख तय। सुरक्षा को लेकर कूनो कितना है तैयार, बता दें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बीते दिनों एक बुरी खबर आई। कूनो में जन्मे 4 शावकों में से 3 की मौत हो गई। कूनो के एक अधिकारी ने बताया कि अब जंगल में 7 और चीते छोड़े जाएंगे, इनमें 2 मादा चीता भी शामिल है। गौरतलब है कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को एक बाड़े में छोड़ा था। ऐसे में अब 7 चीते जून के तीसरे हफ्ते में कूनो में छोड़े जाएंगे। कूनो में विदेश से आए कुल 20 चीतों में से 3 की मौत हो गई है। बचे हुए 17 चीतों में से 7 चीते पहले से ही जंगल में हैं। कूनो नेशनल पार्क के एक अधिकारी ने बताया कि जून के तीसरे हफ्ते में 7 और चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि बड़े बाड़े में रह रहे चीतों में से कुल 7 चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बाकी बचे चीतों को अभी कुछ दिन और बाड़े में रखा जाएगा। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आजमगढ़ में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, विपक्ष पर ले ली चुटकी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनेगी, ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वो बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के भैरवपुर गांव पहुंचे और पत्रकारों से बात भी की। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष क्या करेगा ये उन्हें तय करना है। हमारी जिम्मेदारी सरकार चलाने की है, जिसे बखूबी चला रहे हैं। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन व मेडल वापसी में से संबंधित सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, हर समस्या का समाधान होगा। जी हाँ, रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि संसद भवन का लोकार्पण समारोह गौरवान्वित करने वाला था। ये संसद का सत्र नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रम था, हर किसी को शामिल होना चाहिए था। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर घटी है। पहले देश में बेरोजगारी दर 6% से ज्यादा थी, जो अब घटकर 4.5% हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आप भी राजनाथ सिंह की इस बात से सहमति दिखाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और क्या मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री? जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां संसद भवन के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी जी। कहा गौरव के क्षण को विरोध की भेंट चढ़ा दिया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर बुधवार को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ देश की भावनाओं और आकांक्षाओं का अपमान किया, बल्कि भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह आरोप भी लगाया कि भारत की कामयाबी विपक्षी दलों को पच नहीं रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश की हर सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत है और देश को आगे ले जाने के लिए हर भारतवासी ने जो संकल्प दिखाया है वो अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची और आज दुनिया कह रही है ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। मोदी ने कहा लेकिन भारत की उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही। बहरहाल दोस्तों, उनको कौन सी चीजें पचती है भारत के विरोधियों को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के राजस्थान से जाने के बाद अचानक राजस्थानी सीएम गहलोत ने लिया बहुत बड़ा फैसला, किया बड़ा ऐलान। 100 यूनिट फ्री बिजली देगी राज्य सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि राज्य में 100 यूनिट प्रति महीने तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा, उन्हें पूर्ववर्त कोई बिल नहीं देना होगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया है कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैब वार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए, यानी जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल को माफ करने का ऐलान किया गया है। गहलोत के ट्वीट के मुताबिक मई के महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है। ट्वीट में आगे बताया गया है कि 100 यूनिट प्रति महीने तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल शून्य होगा। इसके अलावा किसी को एडवांस बिल नहीं भरना होगा। बता दें चुनावों से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया। ऐसे में दोस्तों, क्या राजस्थान की जनता
गहलोत के इस फैसले से खुश होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पहलवानों के समर्थन में सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी। यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर लगाए पोस्टर। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों के पक्ष में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर आ गई हैं। रेसलर्स के सपोर्ट में सीएम ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। इसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस मार्च के साथ ही ममता पहलवानों के लिए सड़कों पर उतरकर मार्च निकालने वाली पहली सीएम बन गई हैं। मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेता होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ये देश के लिए शर्म की बात है। वे पहलवान हरिद्वार गए लेकिन दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। हमने आने वाले दिनों में विरोध जारी रखने का फैसला किया है। हमने उनसे बात की है। हमारी टीम उनका समर्थन करने वहां जाएगी। पहलवानों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर टीएमसी आज कैंडल मार्च भी निकालेगी। इसी बीच पहलवानों को समर्थन न करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। यूथ कांग्रेस ने बुधवार को सचिन तेंदुलकर के बंगले के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें पहलवानों का समर्थन न करने पर नाराजगी जाहिर की गई। पोस्टर लगते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और पोस्टर को हटा डाला। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां अब 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ा खुलासा। आरबीआई की बढ़ गई टेंशन। जी हां, बीते 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। देश के तमाम बैंकों में इनकी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में 500 रुपए के नोटों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2000 के नोटों को बदलने के लिए दी गई 30 सितंबर की मियाद पूरी होने से पहले ही केंद्रीय बैंक के सामने 500 रुपए के नोटों से जुड़ी मुश्किलें सामने आ गई हैं। दरअसल 2000 रुपए के गुलाबी नोट बंद होने के बाद अब देश में सबसे बड़ा ये करेंसी नोट रिजर्व बैंक के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो 500 के नकली नोट की घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2022-23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे, जो 2021-22 के मुकाबले 14.6% ज्यादा है। 2020-21 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे, जबकि 21-22 में 76,669 के नकली नोट पकड़े गए थे। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसे में आरबीआई बड़ी नकेल कसने की तैयारी में है उस नकली नोट छापने वाली एजेंसियों पर। बहरहाल दोस्तों, अंतिम खबर आपको बता दें, जहां आज रात 12 बजे से ही बदल गए ये सारे नियम। लोगों की जेब पर पड़ने वाला है असर। बता दें 31 मई 2023 को रात के 12 बजने के साथ ही यानी आज 1 जून 2023 से देश में कई नियमों में बदलाव हो चुका है। इन नियमों में से कई नियमों का असर आपको पड़ने वाला है, साथ ही लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ सकता है। इनमें ईपीएफओ, गोल्ड से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक के नियम शामिल हैं। ऐसे में क्या क्या आज बदलने वाला है, क्या क्या बदल चुका है, आपको बता दें। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन से लेकर ईपीओ के नियम, गोल्ड हॉलमार्किंग, चेक पेमेंट का तरीका, गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें। दोस्तों, ये सारी जानकारियां आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर कह दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।